अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, अब ये जो रैंडम वेरिएबल की हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था पहले, और उसमें मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर एक वीडियो कंस्ट्रक्ट की थी, रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैंने आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया था। ठीक है। आज उसी के तसलसल में हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अच्छा, जो प्रीवियस जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थी, उसकी जो वीडियो थी, उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड करूंगा। आपके सामने वो आ जाएगा, तो आप उसको इजीली वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है जनाब। तो अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। देखिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो में जो नंबर होते हैं वो एक्स के, वो जो है कोई भी जीरो हो सकता है उसमें, वन हो सकता है उसमें, टू हो सकता है उसमें, थ्री हो सकता है। तो इसमें कोई डेसिमल में नंबर नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम इसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपके पास डेसिमल में भी नंबर भी हो सकते हैं, और आपके पास जो है वो होल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है, या कुछ भी होगा, लेकिन नंबर ऑफ समथिंग करके एक वैल्यू आएगी। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि टाइम हो सकता है, टाइम एक कंटिन्यूस है। इसी तरह से एज हो सकता है, एज एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। उसके अलावा रेन हो सकता है, ठीक है, कोई फ्लड हो सकते हैं, कोई प्रेशर की वैल्यू हो सकती है। सही, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि इनमें डेसिमल भी होंगे और होल नंबर भी होंगे। ठीक है जनाब। तो होल नंबर से मतलब डब्ल्यू से नहीं, इंटीजर आप कह लें वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि होल नंबर में आप कहते हैं कि नेगेटिव में नंबर नहीं है। तो इस वजह से आप होल नंबर ना कहें, बल्कि आप कहें कि इंटीजर कह दें, वो ज्यादा बेहतर है, इंटीजर। ठीक है ना? किसमें? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंटीजर रियल नंबर होगा, और रियल नंबर से मतलब ये है कि कोई भी डेसिमल में भी हो सकती है उसमें, और उसमें होल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है जनाब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसकी इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इन्होंने क्या हमें दिया है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपको इस तरह फंक्शन दिए जाते हैं। ये फंक्शन मैथमेटिक्स में पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो उसने हमें जो इसमें डोमेन दी जाती है, जैसे कि आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में देखते हैं, उसमें भी आपको एक डोमेन दी जाती है जो कि एक्स की वैल्यूज होती है। लेकिन कंटिन्यूस के अंदर भी डोमेन दी जाती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये जीरो से बिटवीन तक के जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब के ऊपर प्रोबेबिलिटी पॉसिबल होती है। लेकिन अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता, और इसको मैं इस तरह इक्वल भी कर दूं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसमें जीरो वैल्यू होती, वन होता है इसके ऊपर, और टू होता, बस। इसके अंदर डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है जनाब। लेकिन अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा, तो इस जीरो और टू के बिटवीन जितने भी नंबर हैं, यानी बहुत सारे नंबर पाए जाते हैं बेशुमार, वो सब के सब होंगे इसका पार्ट। कह रहे बात? अच्छा जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल है कि आपको चीज समझ आई होगी। डिस्क्रीट को आप समझिएगा, कंटिन्यूस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उसके लिए वीडियो मैंने प्रीवियस दी हुई है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, उसने बात कही है सी। तो क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और इसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रल। आपने आपने इंटीग्रल से अक्सर वो बेशतर जो है आपने पहले पढ़े होंगे कभी ना कभी, तो वास्तव आपका इससे जरूर पढ़ा होगा इंटीग्रल से। ठीक है। तो ये इंटीग्रल से सॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू होती है ना, वो बहुत क्लोज होती है। कंटिन्यूस है क्योंकि ये ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देखिए लिखा हुआ है जीरो, वैल्यू लिखी हुई है ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन टू। इन केस अगर मैं सिर्फ इस बाउंड को देखूं, यहाँ पे देखूं ग्रेटर देन जीरो, और बहुत ही करीब की वैल्यू देखूं, तो 0.0000 कितने भी जीरो लगा ले, और आखिर में जाके कहीं वन लगा देना, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जीरो ही है ना बात? लेकिन क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप क्या कहते हैं कि ये जीरो ही है। तो इतनी जब वैल्यूज होंगी, बेशुमार यानी इनफिनाइट वैल्यूज होंगी, तो उन सब के लिए हम
जब हमें उससे जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, उसको एवेल्यूएट करना होता है, तो हम इंटीग्रल से करते हैं। इंटीग्रल आपको सारी ऐसी वैल्यू का सम करके दे देता है। इंटीग्रल क्या करता है? सम करता है, सम करके आपको देता है सारी प्रोबेबिलिटीज का, जो कि 0.00000001 पे होगी, जो कि 0.00000000 पता नहीं कितने जीरो लगा दे, आखिर में वन लगाए। ऐसी वाली सारी वैल्यूज का सम करके आपको वैल्यू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देगा, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इंटीग्रल की। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या थी, कि अगर जैसे ये कहते हैं कि सी की वैल्यू आप फाइंड करें, इसका पार्ट वन है। तो इसमें क्या होता था, हम लोग पहले जब डिस्क्रीट में करते थे तो हम ये कहते थे कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका जो सम होगा, यानी ये एक प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल, सम होगा ऑल एक्स, ऑल एक्स, ये ऑल एक्स के ऊपर जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम वन के इक्वल होगा। सही बात समझ आ रही है आपको? इस तरह से जो है हम लोग कहते हैं कि जो है वो ये इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर हम इंटीग्रल में देखें, डिस्क्रीट में तो क्लियर बात हमें समझ आ रही है ना, कि जितने भी एक्स होंगे, ऑल एक्स मैंने लिखा तो मतलब जितने भी एक्स होंगे उन सब के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो आपने पहले इसको स्टडी किया था तो आपको आइडिया है प्रोबेबिलिटीज के हवाले से, हमने ऊपर वाली वीडियोस जो मैंने दी थी पहले, तो आप उसको आराम से एक दफा स्टडी कीजिएगा और जो भी सवाल आपको हो जरूर पूछिएगा। ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसके अंदर सी को फाइंड करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब वैल्यूज वैसी नहीं है जो डिस्क्रीट में हुआ करती थी। ठीक है। अब है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए हमें इंटीग्रल का यूज करना होगा। इंटीग्रल हमें हमें क्या करेगा? हमें पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटीज को बताएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो भी हमें दिया हुआ होगा वहां होगा वन, और जितनी भी हमें लिमिट दी हुई होगी ए से लेके बी तक। ठीक है, ये देखिए 0 से लेके 2 तक हमें दिया हुआ है, ये ए है और ये बी है। इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज के ऊपर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होगी उन सब का जो सम आएगा ना, वो किसके इक्वल आएगा? वन के इक्वल आएगा। ये देखिए, ये चीज जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये, और ये जो लिखा हुआ है ये दोनों एक ही बात है। सम होता है इंटीग्रल भी, और अगर आप वैसे सम कर ले वैल्यूज को तो भी सही है, लेकिन क्योंकि हम सम नहीं कर सकते वैल्यूज को, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी एक वैल्यू की, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ग्रेटर देन वन लिखूं कोई भी एक वैल्यू, जो कि बहुत आसानी से मैं लिख सकता हूँ, तो वो इसके आखिर में जाके मैं वन लिख ऐसे करके। सही। तो 0 0 0 0 कितने भी जीरो डालें आखिर में वन डालें, ये भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। सही। इस वजह से हमारे पास बहुत सारी वैल्यू ऐसी बन जाएगी, तो इनको तो हम नहीं ऐड कर सकेंगे। इस वजह से हमें क्या यूज करना होगा? इंटीग्रल। इंटीग्रल इन सबको ऐड करके हमें बता देगा, सम करके बता देगा। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये इवेल्युएट करेंगे सारी प्रोबेबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। अब क्योंकि हम इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे तो इसकी इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत होगी, क्योंकि जब भी हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, इसे हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है, लिमिट्स गिवन होती है। ठीक है। तो उसमें हम कैलकुलेटर इजीली यूज कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि उसमें इन्फिनिटी अगर आ जाए तो इन्फिनिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट्स के अंदर अगर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर उसकी भी एक टेक्निक दूंगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। पहले मैं आपको समझा दूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर आप थोड़ी सी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी चले जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकते हैं आराम से, जब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये पूरी वैल्यू हमें, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, और इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, यूज करते हुए सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं एक चीज और, पीस वाइज फंक्शन की हमारी बात हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा डोमेन दी हुई होगी। देखिए ये डोमेन दी हुई है 0 से लेके 2 तक का, यानी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 2 तक। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी, वो कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल वो एग्जैक्टली 2 हो सकती है,
तो उसके ऊपर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, अदरवाइज जीरो। ठीक है, इसकी डोमेन ये वाली है, जीरो जब भी होगी जब ये वाला होगा, सही। इससे हटके जब भी बात करेंगे, जीरो से टू से हटके जब भी बात करेंगे, वहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है जनाब। अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, कि हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है इस हवाले से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ तक के लिए हमें चाहिए, सही। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ वन के लिए। ठीक है। अच्छा जी। तो अब मैं क्या लिखने लगा हूँ, सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि एफ ऑफ एक्स पे जब मैं इंटीग्रल लूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू तक। देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि हम जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो से ग्रेटर वैल्यू थी। फिर मैंने आपसे बात की, क्योंकि 0.00000001 अगर करेंगे तो भी वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इस वजह से जीरो हमें लेना होगा। और टू से लेस तक है, देखिए टू से लेस, एक्स इज लेसर देन टू। तो एक्स इज लेसर देन टू का मतलब है कि 1.99999 करते चले जाएं, आप करते चले जाएं, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली की इक्वली होती है बात। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जीरो से टू तक कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कंडीशन क्या बन जाती है, समझे, इस बात को समझे। हमारे पास दो तरह की बाउंड होती है, एक होती है ओपन इंटरवल, एक होती है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल उस वक्त यूज होती है जब मैं ये कहूँ कि जीरो, एक्स जो है वो इक्वल भी है दोनों साइड से, तो फिर क्लोज इंटरवल यूज होती है। लेकिन अगर दोनों साइड पे इक्वल टू नहीं है या किसी एक साइड पे भी इक्वल टू नहीं है, तो उसमें हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन इंटरवल इसे हम कहते हैं। इसका मतलब जीरो वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो के करीब करीब कोई भी वैल्यू हो सकती है, सही। तो अगर ये वाली चीज इंटीग्रल में, अब इसलिए ज्यादा मायने जो रखती है, ये तो बात सही है, ये तो क्लियर बात है कि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब 0.00000 करते जाएंगे और आखिर में जाके कहीं वन लगा दे, तो भी अप्रोक्सीमेटली होगी क्या रहती, जीरो। वो असल में ग्रेटर देन ही होती, सही। इस वजह से मैं ये इंटीग्रल का यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये इसने हमें ऊपर बताया हुआ है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि उसने कह दिया इट इज गिवन। ठीक है। इस वजह से मैं यूज कर सकता हूँ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो टू टू इज इक्वल टू वन, यानी सबका सम, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी उन सबका सम वन के इक्वल होगा। अब मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखिए मैं इसमें पुट करता हूँ फ्रॉम जीरो टू टू। हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, और अभी हम कैलकुलेटर से भी वैल्यू जो है वो हम ले लेंगे। तो 4x माइनस का 2 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया, यानी जो भी एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन था उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है। अब बस, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इंटीग्रल के साथ ये जो सी लिखा हुआ है ना, इसको हम इस इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं सी लिखूं और यहाँ पे मैं जीरो टू टू लिखूं और 4x माइनस का 2x स्क्वायर लिखूं, क्योंकि ये एक सी जो है वो एक नंबर है, इज इक्वल टू वन, सही। अब मुझे बहुत आसान है सी की वैल्यू फाइंड करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ये इंटीग्रल का सोल्यूशन चाहिए, इस इंटीग्रल का मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो इंटीग्रल का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन जो कि किसी भी साइंसेस से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी आसान हो कि किस तरह से वो कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस वजह से मैं कैलकुलेटर ले रहा हूँ। तो कैलकुलेटर के लिए हम जाना पड़ेगा अपनी ड्राइव्स में, ड्राइव में जाके यहाँ से सॉफ्टवेयर में एक ही सॉफ्टवेयर फिलहाल रखा हुआ है और ये है कैलकुलेटर, और उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी। तो अब कैलकुलेटर जो है वो आपके पास आएगा, वापस आ जाते हैं वन नोट पे। यहाँ से कैलकुलेटर को जो है वो ले आते हैं। अब देखिए, अब हमें किस तरह वर्किंग करनी होगी। सी की जरूरत, सी तो बाहर रखा हुआ है, सी से मसला नहीं है, सिर्फ इस इंटीग्रल को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि
यहाँ पे देखिए इंटीग्रल के साइन लगा हुआ है, ये इंटीग्रल के साइन है। इस इंटीग्रल में हम सबसे पहले इसे फंक्शन देंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, देखिए ब्रैकेट ओपन किया हुआ है, लिखा हुआ है 4, अल्फा प्रेस करके और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इससे एक्स हमें मिलेगा, एक्स, फिर माइनस, और फिर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो अल्फा प्रेस करेंगे, अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, यानी कि ऐसे में करके इसके ऊपर 2 कर दूंगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ ऐसे, और अब मुझे देनी होगी लिमिट, तो मैं लिमिट इसको दे देता हूँ। लिमिट है 0 to 2, तो मैं इसको 0 दूंगा, और यहाँ से ऊपर जाके मैं से 2 दे दूंगा, इसकी लिमिट है। लेकिन पूरा इंटीग्रल मैंने ये लिख दिया जो लिखा हुआ है आपके सामने। अब मैं इक्वल प्रेस करूंगा और उससे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 8/3। तो मैंने क्या देखा, सी, यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आई थी, जो आई थी, एक बार फिर मैं देख लेता हूँ, 3/8, सॉरी 8/3, तो 8/3 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 8/3 इज इक्वल टू 1, सही। अब देखिए, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूँ, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये रहेगा, देखिए इसके अपॉन में है 1, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा 8c/3 इज इक्वल टू 1। दिस दिस इम्प्लाइज तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं दिस से आगे बढ़े तो, क्योंकि ये 3/3, तो ये रहेगा 8c/3, तो c = 3/8। तो ये मेरे पास c की वैल्यू इस तरह से हम यानी कि कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंटीग्रल इतना मुश्किल नहीं लगेगा इस तरह से, सही। अब आपने सी का आंसर ला दिया कि आपकी पहला जो हमारा आंसर है वो ये हमारा पहला आंसर हो गया, नंबर 1 का ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ, क्या कहा हुआ है, नेक्स्ट हम लोग से पूछा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। मेक यूज ऑफ f(x), यानी f(x) से मतलब ये है कि जो पीडीएफ हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसको यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब x greater than 1, जब x greater than 1। तो ठीक है, x greater than 1 का मतलब ये है कि अगर हम लिमिट देखेंगे ना, मैं भी दोबारा वहां लिख के आपको बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ इस साइड में, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि उससे कुछ थोड़ा डिफरेंट नजर आने लग जाए। तो ब्लू ले लेते हैं, देखिए समझिएगा बात को। सी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, वो हमारे पास 3/8 आ चुकी है। अब फंक्शन हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह बन गया, 4x माइनस का 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। डोमेन से समझिएगा, हमें एक्स 0 से ग्रेटर और 2 से लेस दिया हुआ है, सही। अब अब हमें जो है उन्होंने कहा है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें पी ऑफ एक्स व्हेन ग्रेटर देन 1। देखिए ग्रेटर देन 1 की बात, अब ग्रेटर देन 1 तो कितना भी हो सकता है, सही है ना। लेकिन हमें क्योंकि ये लिमिट दी है उसने, यानी कि ये इंटरवल हमें दिया हुआ है, यानी कि इंटरवल से मतलब हमें डोमेन दिया हुआ है, तो हमारे लिए मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, इंटीग्रल का वापस से क्योंकि इंटीग्रल हमारे लिए कंटिन्यूस में ही यूज होता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 1 से ग्रेटर हमें चाहिए, तो हम रखेंगे 1। अगेन मेरी बात पे तवज्जो दीजिएगा, वापस से वही वाली जो मैंने आपको पहले बताई थी, 0.0001 सेम, क्योंकि उसने 1 से ग्रेटर कहा हुआ है, तो 1 से ग्रेटर तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 से ग्रेटर, मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, देखिए 1.00000000 करता चला जाऊँ करता, आखिर ये 1 लिखूँ तो भी ये 1 ही कहलाएगा, ठीक है। ये हालांकि ग्रेटर है 1 से, ये 1 से ग्रेटर है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही है, इस वजह से मुझे 1 लेना पड़ेगा, ये 1 से ग्रेटर ही कहलाएगा कंटिन्यूअस के सेंस में। और मैं कहाँ तक जाऊंगा, 2 से लेस तक। अगेन 2 से लेस मतलब 1.999999, वो अप्रोक्सीमेटली 2 ही होता है, ठीक है। अच्छा, और 3/8, हमें सी की वैल्यू पहले मिल गई है, एक दफा पहले देख लेते हैं कि 3/8 ही था, ठीक है 3/8 था, तो 3/8 हमें ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था। और यहाँ पे फंक्शन जो हमें दिया हुआ है वो है 3/8, यानी कि सी की वैल्यू मैंने पुट की है 4x - 2x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। हमारी बात हुई थी ऊपर के हम
डीएक्स के साथ इसको रखेंगे जब भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। क्लियर जनाब? अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहीं पर ही ये हमारा पार्ट टू यहाँ से सॉल्व होना शुरू हुआ है, यहाँ से। ठीक है, ये ऊपर मैंने आपको समझाया था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है जी, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पी, प्रोबेबिलिटी of random variable x which is continuous is greater than 1 is equal to the integral of 1 to 2 3 over 8 4x। अगेन मैं उसी को वापस से लिख रहा हूँ, 2x² dx। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कैलकुलेटर पे और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जस्ट सिंप्लीफिकेशन में रिक्वायर्ड है, यानी इंटीग्रल का सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है। तो इंटीग्रल का सोल्यूशन हम यहाँ से फाइंड करेंगे। सही, तो मैं जस्ट इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और ये फंक्शन पे वापस आ रहा है। ठीक है, मैं समझ रहा था कि ये शायद नहीं आएगा, लेकिन ये आ चुका है। बाहर मुझे क्या लिखना होगा, 3/8। तो मैं यहाँ से नहीं, इसमें एक मिनट रुके, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ 3 रख देता हूँ और डिवाइडेड बाय, यानी कि अगर मैं ऐसे करूँ इसको, कोई बात इसके लिए बहुत आसान है कि मैं इसको बाहर जाके इसको लिख देता हूँ। मेरा मतलब कहने का है कि मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई लिखता हूँ, मल्टीप्लाई। अच्छा, वहां अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर लिखूँ तो क्या सेम हो जाएगा? देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं इसको वापस से मैं लिखता हूँ और मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। वैसे हम वापस से टाइप भी कर सकते हैं, अगर मैं पहले मल्टीप्लाई लिखूँ और अब मैं 3/8 लिख दूँ। ठीक है, तो 3/8, 3/8, 3/8। अब मुझे लिमिट भी सेट करनी होगी। ठीक है, तो लिमिट सेट कर लेते हैं। लिमिट हमारी इस दफा है 1 to 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 और ऊपर जाके लिख देते हैं 2। ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा फंक्शन आपके सामने, 3/8, ब्रैकेट ओपन, 4x - 2x² ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अब हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/2। तो ये हमारा सोल्यूशन हुआ 1/2। हम इसको लिखते हैं 1/, इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5। अगर आप परसेंटेज में देना चाहें तो आप इसको 50% भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि जब ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसके कितने चांसेस है? 50% चांसेस है। ठीक है, तो ये हमने पार्ट टू कैलकुलेट कर दिया। अब हमें बढ़ना है पार्ट थ्री की तरफ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज को मैं एरेज कर देता हूँ और फिर जाके यहीं पर ही हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, तो हम इजीली वहां से देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो उनने पूछा हुआ है, यानी हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f(x)। देखिए, मैंने पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू समझाया है एक वीडियो में, और उसका लिंक मैं आपको दूंगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी के सेंस में क्या होता है। सही, बहुत आसान है ये। मैं एक दफा फिर भी अभी तस्करा करते हुए आपसे चला जाता हूँ। अगर आपने वीडियो देखी होगी पहले तो शायद याद ना हो, तो मैं एक दफा याद दिला देता हूँ। अगर देखी नहीं है तो उसको पहले जाके जरूर देखिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, समझने में आपको आसानी होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोबेबिलिटी के सेंस में होती है कि एक तो मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि वो ज्यादा सही रहेगी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजी रोड है और आप सोच रहे हैं कि वहां पे कोई ना कोई कोई शॉप ओपन करें, और हो सकता है वो कोई भी शॉप हो, कॉफी शॉप हो या कोई भी हो सकता है। ठीक है, बिजी रोड है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसे सोचते हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे जो शॉप खोलेंगे तो हमें इससे कितना फायदा होगा। ठीक है, तो ये हम फिर क्या कहते हैं, ये हमें कोई फायदा मिला तो नहीं होता ना, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें कितना फायदा मिलेगा। तो इस वजह से ये बिल्कुल सेम चीज है, ये भी वही है बिल्कुल एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बन जाएगी, हमें कितना उससे फायदा हो सकता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैंने जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल के थ्रू समझाई है। आप उसको देखिएगा, उसमें आपको समझ आएगा। यहाँ तक मैंने हल्का सा आपको बताया कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या मतलब होता है। ये सिंपल एवरेज होता है, और वहां पे मैंने इनकम की बात की थी, तो एवरेज इनकम है। ठीक है, वो जो बुक मैंने जो थी वहां से उनके ऑथर थी रोनाल्ड ई वलपूल, उसकी मैंने वो एग्जांपल ली थी।
अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि हमें एवरेज फाइंड करना है, जिसे हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर, या मीन भी लिख देते हैं, एवरेज भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ही है, सही। तो इसके लिए जो रूल रूल जो है वो ये है कि आप जितने भी आपको जो वैल्यूज आपको दी है, जो इंटरवल आपको दिया हुआ है, जहाँ पे वो रैंडम वेरिएबल डिफाइन है, वो पूरी एंटायर डोमेन लेंगे, आप एंटायर डोमेन लेंगे। आप लिखेंगे एक्स, ये एक्स फॉर्मूला का होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ एक्स से। और क्योंकि इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए डीएक्स, उसका वेरिएबल जो इसे सॉल्व करेगा, होना चाहिए, ठीक है जनाब। तो अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ये किसका फॉर्मूला, ये मैंने लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, इसे मैंने ई एक्स से लिखा हुआ है। इसको आप आसानी के लिए आप म्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि मीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, आपको दिया हुआ था 0 से लेके 2 तक की। और एक्स क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास एक्स है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें दिया है, उसकी वैल्यू हमने 3/8 सी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। और उसके बाद हमने जो है वो फंक्शन लिखना है 4x माइनस, देख लेते हैं कि क्या थी उसकी वैल्यू। वो दी हुई थी 2x², ठीक है, 2x² और dx, ठीक है जनाब। तो अगेन इंटीग्रल है, और क्योंकि ऐसे बहुत से जो जिनको हम पढ़ना है, स्टूडेंट्स को या रिसर्चर्स को, जिनको भी पढ़ना है, उनको हो सकता है उनका जो बैकग्राउंड हो वो इंजीनियरिंग करना हो, लेकिन उनको एक्सपेक्टेड वैल्यू समझना हो। तो इस वजह से मैंने कैलकुलेटर से उनको सॉल्व कराने के लिए ये सॉल्व कराइए, ताकि वो आसानी के साथ अपने टॉपिक को समझ सके, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं, पेन हमने डिफरेंट कर लिया थोड़ा सा, हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इस पूरे इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। उससे हमारे पास क्या आएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि कंटिन्यूअस है। तो कैलकुलेटर पे वापस आते हैं। कैलकुलेटर हमने शायद ऑफ कर दिया है, और वापस जाके कैलकुलेटर को ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं वन नोट पे, कैलकुलेटर ऑन कर देते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अच्छा है कि आप साथ साथ मेरे काम करेंगे, या आप एक दफा समझ लें और एक खुद से काम करें, वो ज्यादा बेहतर रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने इंटीग्रल ओपन कर लिया, इंटीग्रल के बाद मुझे एक्स लिखना है। तो एक्स के लिए सिंपल आप क्या करें, अल्फा प्रेस करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, इससे एक्स आएगा आपके पास। फिर आप मल्टीप्लाई लिखें। अब आपको लिखना है 3/8। तो 3/8, 3/8 कर लें इसको, ठीक है जी। अब आप ब्रैकेट ओपन करें अगेन, पहले मल्टीप्लाई कर दें इसको, फिर ब्रैकेट ओपन कर लें। अब आपके पास है 4x, तो 4 अल्फा से जाके ब्रैकेट क्लोज कर दें, एक्स आ जाएगा। माइनस लिखें आप, 2 लिखें, फिर आप अल्फा प्रेस करें और एक्स ब्रैकेट क्लोज कर दें, और फिर उसका स्क्वायर कर दें, पावर 2 लगा दें, ठीक है जी। आप इसको ब्रैकेट को क्लोज करें। देखिए जैसे लिखा हुआ सेम वैसे मैंने लिखा है, ठीक है। अब हम आएंगे इसकी लिमिट को हमें सेट करना है, तो लिमिट एंटायर डोमेन हमें देना पड़ेगा 0 टू, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंटायर डोमेन पे कैलकुलेट होती है। अच्छा जी, अब मैं इक्वल टू प्रेस कर लूं तो ये मेरे पास आएगा 1, ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 1, तो हम इसको लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो ये आ गया ई एक्स, या फिर म्यू, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। मैंने इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में समझाया था कि आप एक्स को, जो पी एक्स होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सम कर लेते हैं सबका। तो सेम टेक्निक यहाँ भी अप्लाई है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल है तो इंटीग्रल में यूज करना है, इस वजह से इसका फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। अब हमें रिक्वायर्ड है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो है इसका पार्ट 4। तो
इसको मैं क्या कर देता हूँ, याद रखिए ऐसा लिखा रहा है, कोई इशू नहीं, हम एज नहीं कर रहे क्योंकि वो तो मुझे वैसे ही याद है। तो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। हमें चाहिए वेरिएंस और स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, ये होता है एंटायर डोमेन ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डीएक्स माइनस ए टू बी एंटायर डोमेन, और यहाँ ब्रैकेट आप करें क्योंकि हमें स्क्वायर लेना होगा, एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और स्क्वायर करते हैं इसके कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, तो इन दोनों वैल्यूज को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो है इस वेरिएंस आ जाएगा। फिर आप स्क्वायर रूट कर ले तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस स्क्वायर करना होगा, हमारा आंसर बनाया था। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू, यानी कि पूरा जो इंटीग्रल है इसको कैलकुलेट करना है। तो इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर 4 पार्ट में, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3/8 ब्रैकेट ओपन 4x माइनस 2x² dx। हमें ये कैलकुलेट करना है। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और माइनस करेंगे, और हम ऑलरेडी 1 ये कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंपल हमें स्क्वायर करना होगा, वो 1 ही रहेगा, और हमारे पास जो है वेरिएंस इसका आ जाएगा। अगेन हमें कैलकुलेटर की जरूरत होगी। इस दफा हमें, हमारे पास जो फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें सिर्फ हमें एक्स क्यूब स्क्वायर करना होगा। तो हम आ जाते हैं कैलकुलेटर पे, और यहाँ पे हम आके इसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं, फंक्शन के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर हमें करना है। पावर ऑन कर लेते हैं और 2 प्रेस कर देते हैं, ठीक है जनाब। इक्वल प्रेस करते हैं, ये आ रहा है 6/5। तो इसकी वैल्यू आ रही है 6/5, ठीक है जी। अब हम अब हम इनको माइनस करेंगे, तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू 6/5 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 - 5/5, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है जी। तो अगर हम इसका, ये जो वैल्यू हमारे पास वेरिएंस की आई है, इसका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो सिंपल हम क्या करें, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 1/5, ठीक है। तो इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये एक तरह से आप इंट्रोडक्शन समझ लें कंटिन्यूअस का। इसके ऊपर फर्दर आगे भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियोस दूंगा, और आपको समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह। अभी तो सिर्फ मैंने इसकी बहुत ही बेसिक सी बात अभी हमने की है, इसके ऊपर और एग्जांपल दूंगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कोई एप्लीकेशन में भी अभी मैं आपको नहीं लेकर गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे बात बताई है कि किस तरह से हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, इसलिए मैंने एक्स रखा हुआ है। किसी सिनेरियो की बात अभी नहीं की मैंने। तो यार है 0.44, 0.447, तो हम इसको लिख लेते हैं 0.45, 0.45। तो जनाब ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, इसके ऊपर हमने जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की है। हमने पहले सिंपल सी कैलकुलेट किया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी का यूज करते हुए, तो प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉपर्टी यूज करते हुए, ठीक है। और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल था। फिर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली जो कि ग्रेटर देन 1 की थी। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और फिर हमने इसका जो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड, ठीक है जनाब। कोई क्वेश्चन हो जरूर आप बताइएगा इसके ऊपर। मैं आपसे एक एप्लीकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको मैं इसकी जो है वीडियो दूंगा, ताकि वो आपको समझ आएगा सिनेरियो क्या है। इस वक्त तो सिर्फ आप सिर्फ मैथमेटिक्स समझ रहे हैं कि किस तरह से हम इनको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाल्लाह मुलाकात किया आपसे। कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप जरूर पूछिएगा। मुलाकात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।